नमस्कार दोस्तों, मैं रजत सिंह हाजिर हूँ आपके सामने जीएस साधना के प्लेटफॉर्म पर। सीरिया में जो सिविल वॉर चल रहा था और जो आज उसका परिणाम निकला है उस पर हम बात करेंगे। आज क्या वो 8 दिसंबर को ही निकल आया था, किस प्रकार से बशर अल असद की सरकार गिरती है और वहाँ पर रेबेलियन ग्रुप के द्वारा पूरे के पूरे सीरिया को हथिया दिया जाता है। डीपली इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे और पूरे जियो पॉलिटिक्स को समझने के लिए, सारी चीज़ों को समझने के लिए वीडियो पे लास्ट तक आप जुड़े रहिएगा और वीडियो को समझिएगा, और जिससे आपको एक पूरा जियो पॉलिटिक्स समझ में आए और आईआर का जीएस पेपर 2 का एक टॉपिक भी आपका तैयार होगा। ठीक है, तो समय ना गवाते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। वीडियो पर लास्ट तक जुड़े रहिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे हमारे द्वारा कोई भी वीडियो डाला जाता है तो वो जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचे, आप तक रीच हमारी बनी रहे। और वीडियो से संबंधित कोई भी चीज़ होती है तो आप कमेंट में बिल्कुल लिखिए, और कुछ क्वेश्चंस मैं हर बार डालता रहूँगा जिसको आप कमेंट में लिखेंगे। ठीक है, ये आपकी भी कुछ जिम्मेदारी। हम शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है सीरिया में जो सिविल वॉर चल रहा है उसको लेकर के बातें चल रही हैं। मैंने सोचा था कि मैं इस पर जो वीडियो बनाऊंगा वो बहुत पहले ही बना दूं, लेकिन फिर उसके बाद देखा कि क्योंकि बहुत जल्दी चीज़ें हुई हैं, 10 दिन के अंदर पूरे के पूरे सीरिया की पूरी पॉलिटिक्स बदल गई है, तो मैंने सोचा था कि मैं शुरुआत में बना दूं। लेकिन फिर जब जिस स्पीड से चीज़ें चल रही थी, पहले अलेप्पो को कब जाना, फिर हमा होम्स को कब जाना, तो फिर लगा कि नहीं, अभी रुक जाना चाहिए। अभी देखते हैं कि ये परिणाम कहाँ तक निकलता है। एक समय ऐसा आएगा कि जब चीज़ें एकदम से ज़्यादा बदलती हुई दिखेंगी, तब इस पर वीडियो बनाना ज़्यादा बेहतर होगा, वरना किसी भी टॉपिक पे 3-4 वीडियो बेकार है। अब जैसे एक बहुत बड़ी चीज़ें हो चुकी हैं, बहुत बड़ा रेपुटेशन हो चुका है, चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल चुकी हैं जियो पॉलिटिक्स में, इसीलिए मैं इस वीडियो को लेकर के आया हूँ। और दूसरी बात यह है कि जब हम वीकली डिस्कस करते हैं, एक्चुअली बहुत सारे एडिटोरियल द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस में सीरिया को लेकर के आ रहे थे, तो हम जब वीकली किसी भी चीज़ को डिस्कस करते हैं तो हम काफ़ी तेज चलते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ों को पकड़ते हैं और इंपॉर्टेंट चीज़ों पर हम बात करते हैं, उस पर उतने डीपली डिस्कस नहीं कर पाते हैं। तो किसी भी चीज़ को डीपली डिस्कस करने के लिए जो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल होंगे उनको मैं इसी तरीके से लाऊंगा और उन पर हम डीपली डिस्कस करेंगे। वहाँ पर आपको टॉपिक मिलेगा, टॉपिक को आप नोट करेंगे, उसको आप रीड करेंगे। जैसे कि वार्षिकांक आप पढ़ते हैं उसमें उतना डीपली में नहीं लिखा रहता है, और बाकी जब आप वीकली मंथली लेते हैं तो मंथली में चीज़ों को बहुत एलोबरेट करके लिखा रहता है। तो ये भी कुछ वैसी ही बातें हैं। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा उसको हम लेकर के आएंगे और उस पर बात करेंगे। तो बात करते हैं, काफ़ी टाइम हो चुका है, 5 मिनट के आसपास हो ही चुका होगा। तो बात हम करेंगे सीरिया है, व्हाट्स हैपनिंग इन सीरिया राइट नाउ। आखिरकार अब सीरिया में क्या हो रहा है, क्यों सीरिया में ये सब चीज़ें हुई हैं, सीरिया में अचानक से ये चीज़ें कैसे उठ गईं, अलग अलग देश का इनके प्रति क्या नज़रिया है, भारत इसके प्रति क्या कर रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर क्या बातें कही हैं, इन सब चीज़ों पर हम बात करेंगे। और ये वॉर एक्चुअली अभी की स्टार्ट नहीं हुई है, बहुत समय से ये चल रहा है, लगभग 13 साल से ये सिविल वॉर चल रहा था, और अब जाकर के 10 दिन में कह सकते हैं मोनार्की की गवर्नमेंट खत्म हुई है। इसमें मेन हाथ अरब स्प्रिंग का था। अरब स्प्रिंग क्या था, इस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने एडिटोरियल की तरफ। सबसे पहले हम एडिटोरियल में आने के पहले हमें जानना होगा कि एक्चुअली सीरिया की नेबर कंट्रीज कौन सी है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कभी भी कोई इंपॉर्टेंट सेलिब्रिटी या कोई इंपॉर्टेंट पर्सन कहीं भी विजिट पर जाते हैं तो उस कंट्री की नेबर कंट्रीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, या फिर किसी कंट्रीज में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तब वो कंट्री भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, पेपर के दृष्टिकोण से भी और न्यूज़ के दृष्टिकोण से भी वो कंट्री इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे सीरिया की कैपिटल दमिश्कस। ठीक है, अब सीरिया की जो नेबर कंट्रीज हैं उनको हम देखेंगे। जैसे एक नेबर कंट्री है टर्की, बहुत इंपॉर्टेंट इसका हाथ रहेगा, और दूसरी इंपॉर्टेंट कंट्री है इराक, और तीसरी इंपॉर्टेंट कंट्री है हम जॉर्डन, और यहाँ पर है आपकी इजराइल, और इजराइल के साथ यहाँ पर आपकी है लेबनान। ये देखिए, ठीक है, तो एक कंट्री कौन सी हो गई, टर्की, ठीक है, और एक कंट्री हो गई इराक, एक कंट्री हो गई आपकी कौन सी, जॉर्डन, एक कंट्री हो गई इजराइल, और एक कंट्री हो गई यहां पर लेबनान। ठीक है, और इन कंट्रीज के बीच में है सीरिया, जहां पर यह कॉन्फ्लिक्ट इस समय चल रहा है। इराक के पड़ोसी है ईरान। ठीक है,
अब थोड़ा सा यहाँ पर जियो पॉलिटिक्स आप समझिएगा कि यहाँ पर इजराइल में अभी भी वॉर चल रहा है, ठीक है, और इजराइल लेबनान में सीज फायर हुआ है, और ये सीज फायर बहुत दिनों तक चल सके ऐसा नहीं दिख रहा है, क्योंकि दोनों कंट्रीज भी बीच बीच में सीज फायर का उल्लंघन कर रही हैं और एक दूसरे पर अटैक कर रही हैं, जबकि यूएसए कर रहा है ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। बड़ी अजीब बात है। टर्की का सीरिया में पूरी तरीके से डोमिनेंस बरकरार रहता है, बीच बीच में टर्की अपनी चीजें फैलाता है, और यहां पर जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसमें भी टर्की का हाथ दिखाई दे रहा है। वो कैसे दिखाई दे रहा है उस पर हम आगे बात करेंगे। इजराइल असद गवर्नमेंट को पूरी तरीके से उखाड़ना चाहता है, तो इजराइल असद गवर्नमेंट के एंटी है। जॉर्डन जो है, जॉर्डन ना किसी से, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर पे चलता है, अर्थात जॉर्डन जो कंट्री है वो कह सकते हैं एक न्यूट्रल स्टेट के रूप में काम करता है, ठीक है। ईरान, अब यहां से ईरान भी जो है वो इराक से होते हुए सीरिया पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश करता है। इसके अलावा बाहरी कंट्रीज की हम बात करें तो यहाँ पर मैं रशिया और यूएसए का भी नाम लूंगा। पूरे वर्ल्ड में कहीं भी कुछ हो और हम रशिया और यूएसए की बात करें ऐसा हो नहीं सकता। एक्चुअली मिडिल ईस्ट रशिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब यूएसएसआर था तब रशिया के अंदर अजरबैजान जैसी कंट्रीज आती थी, सब कंट्रीज आती थी, तो यूएसएसआर के विखंडन होने के बाद ये जो सीरिया की पूरा सिनेरियो था वो अभी भी रशिया के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ठंडियों के समय में पोर्ट और अदर एक्टिविटीज के लिए रशिया के लिए ये सारा, और ट्रेड के लिए ये सारा एरिया बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब ठंडी आती है तो रशिया में जो साइबेरिया का क्षेत्र है वो पूरी तरीके से बर्फ से ढक जाता है, तो पोर्ट और आदि चीज़ों के लिए वो यूज़ नहीं हो पाता है, ठीक है। ट्रेड वहाँ से बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो वो सेंट्रल जो एशिया है यहाँ पर वो अपना डोमिनेंस बनाना चाहता है, जिससे वो ट्रेड में हमेशा अपना आधिपत्य स्थापित कर सके। इसीलिए वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसमें हस्तक्षेप करता रहता है। तो यहां पर हमने देखा है सीरिया के कौन कौन सी नेबरिंग कंट्रीज है, जैसे टर्की, लेबनान, इजराइल। एकदम दिमाग में रखिएगा, टर्की, लेबनान, इजराइल। इधर कौन सा है? इराक, जॉर्डन। इराक के पास में कौन सा है? ईरान। अब चलते हैं हम कॉन्फ्लिक्ट की तरफ। अभी क्या हुआ है कि सीरिया में कई सारे ग्रुप चल रहे हैं, ठीक है, और यही ग्रुप, बहुत सारे जो मल्टी ग्रुप है, यही प्रॉब्लम है, ठीक है। ये विरोध सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ है, ठीक है। कौन है? बशर अल असद। एक्चुअली इनके पूरे परिवार ने यहां पर 50 सालों से ज्यादा समय तक यही इनका पूरा परिवार शासन कर रहा था, ठीक है। शासन किस टाइप का था? तो शासन जो था वो मोनार्की टाइप का था। अभी मैं बताऊंगा कि एक जेल है, सिडनी करके एक जेल है, जहां पर इन्हीं साहब ने, बशर अल असद ने, ये जिनकी आप फोटो देख रहे हैं, इन्होंने लगभग 1 लाख लोगों को मार डाला था। इजराइल ने पैलेस्टीन के खिलाफ, गाजा के हमास के खिलाफ वॉर करता है, 40,000 लोगों को मार देता है, पूरा विश्व कहना शुरू कर देता है क्या? भैया इजराइल ने गलत किया, गलत किया, गलत किया, गलत किया। इस पे कौन बात करेगा? 1 लाख लोगों को इन्होंने मार दिया। यहां पर चीजें कहां जाती हैं? 40,000 से तो ज्यादा ही संख्या है ना, 1 लाख। इनके बारे में कोई बात नहीं करता है। सऊदी अरब ने 3 लाख लोगों को खत्म कर देता है, उस पर कोई बातें नहीं करता है, लेकिन इजराइल ने 40,000 लोगों पर अटैक करके खत्म कर दिया। पूरा विश्व एक तरफ हो गया, कहने इजराइल गलत कर रहा है, इजराइल ने पूरी मानवता का हनन कर दिया। ये क्या है? अब ऐसे काम जब ये करेंगे तो पूरे के पूरी सरकार, पूरी जनता क्या होगी? इनके खिलाफ होगी, है ना। अब उन जनता का नेतृत्व कोई ना कोई ग्रुप जरूर करेगा, और वही रेबेलियन ग्रुप जब बहुत ज्यादा उसे समर्थन मिल जाएगा तो वो सरकार को उखाड़ फेंकने में बिल्कुल तैयार हो जाएगा, उखाड़ के फेंक देगा। अब वो ग्रुप जो तैयार हो रहा है उसमें कई सारे, जब सरकार के विरोध में जनता आ जाती है और जनता किसी का समर्थन करने लगती है, तो जनता ये कभी नहीं देखती है कि वो किस प्रकार के ग्रुप का समर्थन कर रही है। वो वर्तमान समस्या से निकलने के लिए किसी का भी समर्थन करने को तैयार हो जाती है, फिर वो चाहे अलकायदा हो या फिर चाहे कोई भी सरकार। वो रेप्लिकेशन वो नहीं समझ पाती है कि आगे चल के चीजें उसके लिए कितनी मुश्किल हो जाएंगी, लेकिन वर्तमान समस्या से निकलने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। तो कुछ ऐसा ही चल रहा है इस समय इजराइल में। जिस ग्रुप को ये पब्लिक सपोर्ट कर रही है, इजराइल के सिटीजन सपोर्ट कर रहे हैं, एक्चुअली वो भी ग्रुप उतना अच्छा नहीं है जितने बशर अल असद, मतलब दोनों लगभग एक जैसे हैं। गारंटी लेकर मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में इजराइल में शांति बरकरार हो ही नहीं सकती। भाई क्या अफगानिस्तान में शांति बरकरार हो गई है? तालिबान आने के बाद तालिबान ने कहा था कि हम बहुत मतलब
कह सकते हैं कि हम सुधरे हुए तालिबान हैं। तालिबान का ये कहना है हम अलग तरीके के तालिबान हैं, वो तालिबान नहीं है जिसको आपने पहले देखा था। लेकिन क्या वहां पर स्त्रियों की स्थिति अभी भी सही हो सकी है? क्या अफगानिस्तान पूरे डेवलपमेंट के राह पर चल चुका है? बिल्कुल नहीं। तो ये भी अलकायदा से ही जुड़े हुए एक ग्रुप था। हालांकि इन्होंने अपने आप को वही तालिबान की तरह बातें करते हैं, ये कहते हैं कि हम अलकायदा से पूरी तरीके से अलग हो चुके हैं, हमारा अलकायदा से एक तरीके से भिन्नता है, हमने अलकायदा से अपने नाते काट लिए हैं, लेकिन जड़ बीज इनका क्या है, उसी से जुड़ा हुआ है। तो कल को उनकी विचारधारा अगर इनके अंदर दिखती है तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो जो पपेट रशिया और ईरान ने बिठा के रखा था बशर अल असद के रूप में, वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं इजराइल, यूएसए और टर्की एचएमटी के रूप में बैठा रही है। ठीक है, तो जो हुआ है ये बशर अल असद के नेतृत्व वाली सीरियाई सरकार ने अरब गणतंत्र, कुछ विदेशियों सहयोगियों के साथ एवं विभिन्न स्थानीय विदेशी ताकतें हैं जो सीरियाई सरकार और आपस में, कहने का मतलब यह है कि यहां पर इनकी गवर्नमेंट में सिविल वॉर स्टार्ट होता है। किसकी गवर्नमेंट में? बशर अल असद की गवर्नमेंट में। इसके बाद क्या होता है? सीरिया में जो अशांति का दौर था, कह सकते हैं ये जो अशांति का दौर है, ये अशांति का दौर आज का नहीं है। एक्चुअली इसका संबंध है 2011 के अरब स्प्रिंग से। ठीक है, अरब स्प्रिंग से। अरब जगत के विस्तृत विद्रोह का एक भाग है जो 15 मार्च 2011 को आरंभ हुआ। सीरियाई सरकारी और सशस्त्र बलों में विद्रोह से आरंभ हुआ, जिसमें असद को हटाने के लिए हिंसक विद्रोह बड़े स्तर पर फैल गए। एक्चुअली अरब स्प्रिंग क्या था? ट्यूनीशिया एक कंट्री है, अगले एडिटोरियल पे मैं आता हूं। यहां पर देखिए ट्यूनीशिया, यहां से एक्चुअली अरब स्प्रिंग का स्टार्ट होता है, और ये अरब स्प्रिंग पूरे के पूरे इस्लामिक या पूरे के पूरे जितनी कंट्रीज हैं यहां पर फैल जाता है। ठीक है, अब जब यहां पर फैलता है तो इसमें जो रेड कलर की कंट्रीज है, यहां पर कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, चाहे वो लीबिया हो, चाहे वो सीरिया हो, चाहे वो यमन हो। एक्चुअली होता क्या है कि यहां पर सारी जगह पर क्या थी? मोनार्की थी। मोनार्की के अपोजिट में, ठीक है, मोनार्की थी। अब मोनार्की के विरोध में क्या होता है? डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने के लिए यहां की जनता सड़क पर उतर जाती है। इस जनता को इन सारी सरकारों के द्वारा क्या होता है कि बहुत क्रूरता से दबाया जाता है, कह सकते हैं कि नरसंहार भी किया जाता है, कई लोगों को मारा भी जाता है। तो कहीं ना कहीं वो आक्रोश जो 2011 से चला आ रहा था, वो इनके खिलाफ अभी भी मौजूद था। किसके खिलाफ? बशर अल असद के खिलाफ। ये अभी भी वो सारी चीजें जो अरब स्प्रिंग में हुई थी, लोगों के जहन में अभी भी विद्यमान थी। बस ये सही मौके का इंतजार कर रहे थे। ये सही मौका इनको क्यों नहीं मिल पा रहा था? अब सवाल ये होता है क्योंकि 2011 के बाद भी इन्होंने प्रयास किया। जो कुछ ग्रुप्स थे, उन ग्रुप्स ने काम किया कि सीरिया की सरकार को जड़ से हटा दिया जाए, लेकिन फिर क्या होता है? यहां पर रशिया और ईरान का इसमें हस्तक्षेप होता है। ईरान शिया कम्युनिटी, मैंने आपको बताया था, शिया गवर्नमेंट, ठीक। बशर अल असद शिया। तो हुआ ये कि ईरान ने और रशिया ने इजराइल की सीरिया की मदद की, बशर अल असद की मदद की। और इधर से यूएसए ने क्या देखा कि 2015-18 के आसपास यहां पर आईएसआईएस बहुत ज्यादा एक्टिव हो रहा था। वो भी चाहता था कि यहां पर जो कुछ ऐसे आतंकवादी ग्रुप हैं, ऐसे रेबेलियन ग्रुप हैं, इनको समाप्त कर दिया जाए। हालांकि वो बशर अल असद का सपोर्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन विश्व स्तर पर कह सकते हैं टेररिज्म जैसी चीजें ना आए, इसके लिए उसने क्या किया कि उसने रशिया और ईरान को थोड़ी देर के लिए अपना काम करने दिया। इस थोड़ी देर के जो अपना काम करने दिया कुछ सालों में, तो 2015 तक आते आते बशर अल असद ने रशिया और ईरान के साथ मिलकर के क्या किया कि यहां से रिबेलियन ग्रुप को पूरी तरीके से दबा दिया और 2015 से अपना शासन वहां पर करने लगे। लेकिन फिर जब इजराइल में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट्स होती है, तब फिर से इजराइल और यूएसए को लगता है कि हमने जो चीजें वहां पर अधूरी छोड़ दी थी, इन चीजों को कहीं ना कहीं पूरा करना जरूरी है। ठीक, इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं जो बाइडेन। मैं किसी पर डायरेक्टली चीजें नहीं कह रहा हूं। इजराइल का सपोर्ट कौन कर रहे हैं? जो बाइडेन। जो बाइडेन कर रहे हैं इजराइल का सपोर्ट, और इजराइल चाह रहा है कि कहीं ना कहीं ये सीरिया में जो चीजें शुरुआत हुई थी अलेप्पो शहर से, ये बहुत ज्यादा बढ़ जाए, असद की गवर्नमेंट खत्म हो जाए। क्यों असद की गवर्नमेंट खत्म हो जाए? क्योंकि जैसे ही असद की गवर्नमेंट खत्म होगी तो ईरान कमजोर होगा।
ईरान की एक बैकबोन टूटेगी। ईरान क्या करता है, क्योंकि ईरान का रशिया का और असद की सरकार का एक टाई अप है, जिससे ईरान की सरकार जो है वो हिजबुल्लाह को, मैंने भी दिखाया था ना कि जो लेबनान है वो सीरिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो जो अपने हथियार होते हैं हिजबुल्लाह को, वो सीरिया के द्वारा किस तक पहुंचा सकता है, लेबनान तक पहुंचा सकता है। जब यहां पर सीरिया को कमजोर कर दिया जाए और इसके अलावा गोलन हाइट्स जैसी चीजों पर जो विवाद चल रहा है वो भी इजराइल ऑक्युपाई कर सकता है, तो मौके, और इसके बाद ट्रंप को आना है 20 जनवरी को, वरना इतनी जल्दी चीजें हो गई जो कोई समझ ही नहीं पाया। उसके बाद चीजें क्या होंगी, बहुत ज्यादा न्यूट्रल हो जाएगी। तो ट्रंप के आने के बाद चीजें क्या होती हैं ये समझ में नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली टर्की की मदद लेकर के इस प्रकार रेबेलियन ग्रुप को, मुझे ऐसा लगता है कि आक्रोशित किया गया, जिसका परिणाम यह निकला कि असद सरकार को वहां से भाग करके जाना पड़ा। रशिया की भी मिलिट्री ग्रुप वहां पर मौजूद थी। रशिया की मिलिट्री ग्रुप ने असद की मदद करने की कोशिश की। मैं तो कहूंगा रशिया की ग्रुप फिर भी एक कह सकते कि सेना की तरह लड़ी, सबसे गंदी लड़ाई लड़ी थी जो ये सीरिया की अपनी आर्मी थी। अपनी आर्मी पूरी छोड़ के चली गई, कोई अटैक नहीं किया, कोई उन्होंने मारपीट नहीं की। उससे ज्यादा तो रशिया की आर्मी ने की। रशिया की आर्मी लास्ट तक वहां पर बनी रही, लेकिन छोड़ के कौन भागा, सीरियन आर्मी। जब ये लोग, क्या नाम है, रेबेलियन ग्रुप प्रवेश करता है दमिश्क में, तो वहां पर क्या होता है कि वहां की जनता के द्वारा उन लोगों को पानी पूछा जा रहा है, जूस दिया जा रहा है, मतलब भूखे होंगे, इतनी दूर से चले आ रहे हैं, उनका एक तरीके से कह सकते हैं कि ग्रांड स्तर पर स्वागत किया गया। ठीक है, लेकिन ये इतनी जल्दी चीजें इसलिए हो गई, असद गवर्नमेंट इसीलिए कह सकते हैं कि चली गई, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई अंदर व्यक्ति था जो इनसे मिला हुआ था। अंदर व्यक्ति का मतलब यह है कि कभी भी कोई वॉर होता है, कोई चीज होती है, तो कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो भीतरी दरवाजों को खोल देता है, और यही भीतरी दरवाजे जो खोल देता है, उससे क्या होता है कि उसको जीत पाना बहुत मुश्किल होता है, उससे बच पाना बहुत मुश्किल होता है। जैसे राष्ट्रपति तो असद तो यहां से भाग गए, लेकिन उनके जो पीएम थे, क्या नाम था, मोहम्मद जलाली, आई थिंक मोहम्मद जलाली, शायद मोहम्मद जलाली अभी भी क्या करते हैं, वो बैठे रहते हैं कहां पर, सीरिया में, और वो कहते हैं कि मुझे सीरिया पर भरोसा है और मैं स्वागत करता हूं और पूरी सरकार को उनको सौंपने को तैयार हूं। यही तो वो व्यक्ति नहीं जिसने अंदर से दरवाजे खोले। या ये क्यों व्यक्ति बैठा हुआ भाई, इतनी बड़ी रेबेलियन ग्रुप है, इतनी सारी चीजें हो रही हैं, आप तक आ रही हैं, लग तो यही रहा है कि वो खोल के आपसे बैठ के बातें नहीं करेंगे, गोली मारेंगे, उड़ा देंगे, खत्म कर देंगे आपको। उसके बाद भी आप बैठे हुए हो, कह रहे हो नहीं मैं अपना काम कर रहा हूं, मैं आराम से चुस्की चाय की ले रहा हूं, वो लोग आएंगे, मैं उनको सरकार दे दूंगा और यहां से चला जाऊंगा। ये कौन सी बात है भाई। वॉर में दो चीजें होती हैं, ठीक है, या तो आप शरण में जाते हैं, तीन चीजें होती हैं, या तो आप मार दिए जाते हैं, या तो आप क्या करते हैं, शरण में जाते हैं, और या तो आप भाग जाते हैं। असद तो भाग गए। आपका बड़ा समझ में नहीं आ रहा जलाली जी का कि ये क्या कर रहे हैं। तो अंदर से कहीं ना कहीं अब वो कुछ दिन बाद पता चलेगा, जब पूरी तरीके से ये गवर्नमेंट फाउंड होगी और इनके साथ हुआ क्या है, जब ये पता चलेगा तब हमें चीजें समझ में आएंगी अंदर की कि वास्तव में इसमें जयचंद का काम कौन कर रहा था, जिसने इस पूरे युद्ध को कह सकते हैं कि एक तरीके से इंटरनली सपोर्ट करने का काम किया था। ठीक है, वर्तमान में विभिन्न गुटों के मध्य युद्ध चल रहा है, जिसमें सीरिया की सशस्त्र सेना और इसके स्थानीय एवं विदेशी सहयोग बागी सुन्नी विपक्षकश। हाँ, अब शिया ग्रुप है ईरान, शिया असद है, लेकिन सीरिया की जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है लगभग 85% के आसपास वो सुन्नी है। ठीक है, तो यहां पर धर्म का एंगल, मतलब इस टाइप का एंगल जोड़ना तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये पूरी तरीके से मुझे लग रहा है कि एक्सटर्नल पावर के द्वारा उत्पन्न किया गया है। ठीक है, तो वर्तमान में विभिन्न गुटों के मध्य युद्ध चल रहा है, जिसमें सीरिया की सशस्त्र सेना तथा इसके स्थानीय एवं विदेशी सहयोगी बागी सुन्नी विपक्ष, यानी इसके विपक्ष में कौन है, सुन्नी है। ठीक है, कि कुछ हल्के गठबंधन सलाफी जिहादी समूह, ठीक है, ये सारे कई सारे नाम हैं जो कि इसके खिलाफ हैं, और इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक लेवेंट, ठीक है, ये सारे इसमें शामिल हैं जो कि हमेशा से इसके खिलाफ युद्ध करते रहे। अगर हम बात करते हैं, एक मैप पे आते हैं, ये पहले क्या होता था कि ये सारी चीजें जो होती थी, ये पूरा बॉर्डर जो था वो एक्चुअली सीरिया गवर्नमेंट के अंदर था, यानी असद गवर्नमेंट के अंदर था। ठीक है, किसके अंदर था, असद गवर्नमेंट के अंदर था। और ये वाला एरिया जो था केवल
जो इदलिब का एरिया था वो हयात तहरीर अल शाम, जो इसमें सबसे बड़ा रिबेलियन ग्रुप निकला है, हयात तहरीर अल शाम। ठीक है, HTS, HMT बोल रहा था मैं, सॉरी, HTS, हयात तहरीर अल शाम। ये हयात तहरीर अल शाम पहले यहां पर था, यहां पर पूरी सीरियाई गवर्नमेंट थी, और ये कुर्दिश, ठीक है, ये जो था ये कुर्दिश लीड करते थे सीरिया में। इनको टर्की का पूरी तरीके से सपोर्ट था। ठीक है, एक्चुअली कुर्दिश जो होते थे टर्की में भी समस्या क्रिएट करते थे, और टर्की बीच बीच में अपने इन लोगों को करती थी, तो कुल आगे टर्की से ही, जो टर्की में भी कुछ कुर्दिश कम्युनिटी है उसके द्वारा इनको सपोर्ट किया जाता था, और ये सीरिया में इंसर्जेंस बनाए रखने का काम करते रहते थे। यहां पर क्या था कि यहां पर हयात तहरीर अल शाम काम कर रहा था। फिर बाद में 29 तारीख के आसपास क्या होता है कि अलेप्पो शहर को क्या करते हैं, कब यहां से 29 से शुरू करते हैं, ठीक है, 29 से शुरू करने के बाद ये क्या कर 27 से शुरू करते हैं, और फिर उसके बाद 1 तारीख को अलेप्पो पर क्या करते हैं, अपना नियंत्रण कर लेते हैं। ठीक है, ये जो अलेप्पो बहुत बड़ा शहर था, इस पर ये क्या कर लेंगे, नियंत्रण कर लेंगे। अलेप्पो पर नियंत्रण करने के बाद ये हामा और होमस पर भी नियंत्रण कर लेते हैं। ठीक है, यहां से जो तहरीर अल शाम ग्रुप था उसने अलेप्पो पर कब्जा किया, अलेप्पो के बाद हामा और होम्स पर अटैक कर दिया, मतलब कर लिया। ठीक है, उसके बाद यहां पर एक जगह है दरार करके। ठीक है, जब इन दोनों पर हो गया, यहां पर इनका किसका हो गया, तहरीर अल शाम का नियंत्रण हो गया, तब फिर उसके बाद ये कहते हैं यहां से सरकार भेजते हैं। ठीक है, कह सकते हैं कि हम लोग पूर्व से भेजा, पश्चिम से भी भेजा, और नीचे साउथ से भी यहां से सेना जाती है और पूरे के पूरे दमिश्क पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेती हैं। उसी बीच में क्या होता है, बशर अल असद ये सीरिया छोड़ करके चले जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बशर अल असद 3 दिन पहले ही सीरिया छोड़ करके जा चुके थे। जब यहां पर हम और होम पर पहुंचे थे तब 2 दिन पहले चीजें ऐसी हो गई थी जिससे लग रहा था कि दमिश्क तक पहुंच जाएंगे, और सबको ये समझ में आ रहा था कि ये जो तहरीर अल शाम है ये बड़े आराम से दमिश्क पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेगी। उसी समय मुझे ऐसा लगता है कि ये सीरिया छोड़ करके रशिया चले गए, और ज्यादा चांसेस यही है कि असद का जैसा नेचर रहा है, असद की फैमिली की जैसी बैकग्राउंड रही है, ये ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाएंगे, क्योंकि अपोजिशन इनको हमेशा से मारने की प्रयास करती रहेगी। यहां पर जो जितनी भी यहां पर आपको तहरीर अल शाम, ठीक है, कुर्दिश, ये जितनी चीजें हैं, ठीक है, ये यही कोशिश करती रहेंगी कि किसी ना किसी तरीके से इनको खत्म कर दिया जाए, क्योंकि कल को कुछ भी होता है, सपोर्ट लेकर के रशिया को अगर यहां पर असद आती है तो वो वापस इस पूरी, कह सकते हैं, हयात तहरीर अल शाम और कुर्दिश को पूरी तरीके से समाप्त करने का प्रयास कर सकती हैं। तो हर व्यक्ति को अपनी जान प्यारी होती है, हर चीज को अपनी सत्ता प्यारी होती है, तो वो कहीं ना कहीं असद को मारने का सोचेंगे, क्योंकि जैसे ही असद खत्म होते हैं वैसे ही सीरिया पर असद सरकार का किसी भी प्रकार से, कह सकते हैं, वर्चस्व खत्म हो जाएगा, और वहां पर एक ही रहेगी, हयात तहरीर अल शाम, जो मेजोरिटी में रहेंगे, और ये कुर्दिश। और हयात तहरीर अल शाम को कोई दिक्कत नहीं होगी कि कल को कुर्दिश को अपना पूरा इलाका दे दें, क्योंकि ये ज्यादातर उम्मीद यही कर रहे हैं, ज्यादातर मांग यही कर रहे हैं कि हमको एक अलग से जगह दे दी जाए जहां हम अपना देश बनाएं और अपने देश को हम लीड करें। कुर्दिश का यह मानना है। तो तहरीर अल शाम ये कहेगी कि आप अपना ले लीजिए एरिया, ठीक है, थोड़ा एरिया आप टर्किश लीजिए, थोड़ा एरिया हम दे देते हैं, आप अपनी देश बनाइए और वहां शांति से रहिए, हमें शांति से जीने दीजिए, और ये इनको कोई दिक्कत नहीं होगी। और दूसरी बात है, इनको तब भी दिक्कत नहीं होगी जब इजराइल इनके गोलन हाइट पर भी कब्जा कर लेगा, ठीक है। उसके बाद जब इनके पास बचा कुचा जो एरिया होगा, ये उस पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपको लगता है कि ये ग्रुप अगर डेमोक्रेसी के द्वारा चीजें स्थापित करने का प्रयास करेगी तो ये सीरिया के लिए एक सपना ही है। कहीं से नहीं लगता है कि ये जो है यहां पर डेमोक्रेसी स्थापित हो पाएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया चाहे अफगानिस्तान, बलूचिस्तान जितना हुआ, क्या वहां डेमोक्रेसी आ गई? नहीं आ पाई, है ना। अभी भी वहां पर क्या है, चीजें चल रही हैं। तो कैसे कह सकते हैं कि इस प्रकार की कॉन्फ्लिक्ट के बाद, और ये बची हुई चीजों को वैसे ही नोचेंगे जैसे मरने के बाद पारसी धर्म में उसको छोड़ दिया जाता है, चील गिद्ध नहीं नोचते हैं। देखिएगा आस पास की जितनी कंट्रीज है सीरिया को उस तरीके से नोचेंगी। और पीसेगा कौन? सीरिया की लोकल लोग,
सीरिया के लोकल सिटीजन इसमें पूरी तरीके से पिस जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने देखा, अरब कॉन्फ्लिक्ट को हमने देखा। ठीक है, कि कैसे यहां से इसकी शुरुआत हुई थी, मोनार्की थी। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कैसे इसमें शुरू होता है। अच्छा हाँ, मैंने आपको बताया था ना कि नाटो और खाड़ी से इन लोग को मदद मिलता है, इस पे भी हम बात कर चुके हैं, इस पे हम बता चुके हैं कैसे कैसे चीजें हुई थी। आगे चलते हैं। हाँ, उसके बाद सीरिया संघर्ष की टाइमलाइन को एक बार हम देख लेते हैं। 27 नवंबर को सेना, मतलब एकदम समझ में नहीं आया था, बड़े से बड़ा जियोपॉलिटिक्स जो व्यक्ति ऑब्जर्व करता हो उसको भी चीजें समझ में नहीं आई थी कि आखिरकार ये हो क्या गया। सीरिया में बिल्कुल शांति थी, सीरिया में लोग कह रहे थे आइए रहिए घूमिए फिरिए, कोई नहीं, सीरिया वैसा नहीं रह गया, विवाद होना बंद हो चुके हैं, सीरिया बिल्कुल तरीके से शांति तरीके से काम कर रहा। अचानक से 27 नवंबर पर खबर आती है और कि यहां पर क्या होता है, विद्रोह शुरू हो चुका है। 1 दिसंबर में अलेप्पो पर इन्होंने कब्जा कर लिया। विद इन 10 डेज ये सारा काम हो गया है और ट्रंप को आना है लगभग 20 जनवरी के आसपास। मतलब आज कितनी तारीख है, 10 तारीख मान लीजिए। ठीक है, तो 10 तारीख से लेकर के 11 मान लीजिए, तो 11 से लेकर के आप मतलब मानिए कि अभी भी कम से कम 1 महीना तो है ही, या 15 दिन तो है ही है। तो 10 दिनों में जब इन्होंने इतनी बड़ी चीज कर ली है तो सोचिए 15 दिनों में ये क्या क्या चीजें कर लेंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि देखिए कितनी रैपिड तरीके से चीजें हुई। 27 तारीख को विद्रोही को भी संघर्ष हुआ, 1 तारीख को इन्होंने क्या किया, अलेप्पो पर अटैक कर लिया। 5 तारीख को हरात तहरीर अल शाम ने हमा शहर पर कब्जा कर लिया और हमा के बाद होम्स पर भी कब्जा कर लिया। और 6 दिसंबर को दारा में जो साउथ में है यहाँ के एक स्थानीय विरोधी गुट का कब्जा हो गया और 7 तारीख को होम्स पर कब्जा होता है और 8 तारीख को दारा साउथ में दमिश्क है, तो दारा से क्या होती है, यहां से रिबेलियन ग्रुप गुट आता है और हयात तहरीर अल शाम कहां, हम और होम से चले आते हैं और चारों तरफ से दमिश्क को घेर लेते हैं और वहां पर क्या करते हैं, दमिश्क में असद सरकार को उखाड़ करके फेंक देते हैं। क्योंकि किसी भी राज्य, किसी भी देश की कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सारे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन, सारे पार्लियामेंट, सारी चीजें वहीं पर होती हैं। जब आपने कैपिटल को ऑक्युपाई कर लिया तो फिर उस पूरे देश में कुछ नहीं बचा आपको जीतने के लिए। ठीक है, जैसे पुराने इतिहास में भी हम पढ़ते हैं तो दिल्ली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि दिल्ली राजधानी के रूप में काम कर रही थी। ठीक है, इसीलिए दिल्ली को बचाना मतलब पूरे देश को बचाने जैसी बातें चलती थी। अब जब ये सारी चीजें हुई हैं तो इस पर दूसरी कंट्रीज का, अर्थात मैं कहता हूं कि जो मेन है, ये सारी चीजें तो पपेट के रूप में काम कर रही थी, मेन कौन आता है उनके बारे में हम बात करते हैं कि उन्होंने इसके बारे में क्या कहा। अच्छा, इसके बाद इंडिया का क्या आया, इंडिया ने लगभग यहां पर 90 के आसपास जितने इंडियंस थे इनको वापस बुलाने के लिए बात कर दी है। और खाली इंडिया ने नहीं, बाकी सभी कंट्रीज ने देश के नागरिकों को जो सीरिया में रह रहे थे उनको सीरिया से वापस बुला लिया है, क्योंकि विद्रोह के बीच में रहना और फिर बाद में कोई ऑपरेशन चलाना बेवकूफी होगी। ठीक है, तो अमेरिका का क्या है, हम सीरिया के सभी गुटों को जोड़कर एक आजाद सीरिया बनाना चाहते हैं के पक्ष में है। अर्थात ये हम सीरिया के सभी गुटों के जोड़ करके एक आजाद सीरिया बनाना चाहते हैं। यानी आप गुट की तरफ हैं और अगर आप गुट की तरफ हैं तो आप असद सरकार के खिलाफ हैं। पहली बात तो सीधा समझ में आ रहा है। ठीक है, हमारे सैनिक, रूस क्या कहता है, हमारे सैनिक सीरिया में सुरक्षित थे। भाई आपके सैनिक कर क्या रहे थे, तो इनके सैनिक वास्तव में इन्हीं के सैनिक लड़ रहे थे, रशिया के सैनिक लड़ रहे थे। और इनकी तरह नहीं, सीरिया की जो सेना है जो बीच में छोड़ करके चली गई, बेबस आदमियों को मारने में अपनी छाती चौड़ी करने का क्या फायदा है भाई, समझ में नहीं आता है। 1 लाख लोगों को आप जेल में मार सकते हैं, सिडनी जैसी जेल में 1 लाख लोगों को मार सकते हैं। अगर हिम्मत थी तो लड़ते रेबेलियन ग्रुप से, बचाते अपने देश को। सेना इसलिए थोड़ी ना होती कि कल को जाकर के, अभी कल को मान लीजिए पाकिस्तान में अटैक करता है तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ की इंडियन आर्मी को भाग जाना चाहिए, डट के सामना करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले यही भागे। रशियन आर्मी तो फिर भी कुछ समय तक इनको रोक पाई थी, ये तो सबसे पहले भाग गए। अच्छा, कुछ ना कुछ भागने का एक रीजन ये भी है कि कल को पाकिस्तान अटैक करता है तो हमारे सिटीजन इंडियन आर्मी के साथ में रहेंगे। लेकिन इनको गोलियां किसके ऊपर चलानी थी, ये अपने ही लोगों के ऊपर इन्हें गोलियां चलानी थी। तो कहीं ना कहीं ये कॉन्फ्लिक्ट में थे, इसीलिए हो सकता है छोड़ के भाग गए हों। तो रशिया ने क्या कहा कि हमारे सैनिक जो सीरिया में सुरक्षित हैं, हमें उनकी सुरक्षा को लेकर विद्रोहियों से आश्वासन मिला है। विद्रोही कह रहे हैं भैया देखो तुम्हारे सैनिकों को हम कुछ नहीं करेंगे, आओ इनको लेकर के जाओ। ठीक, संयुक्त राष्ट्र क्या कर रहा है, हम उम्मीद करते हैं
हमें तो इसका काम ही नहीं समझ में आता है कि हम सीरिया में शांति होगी। दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए मतलब इस संस्था का निर्माण किया गया था। यक्को काम ये संस्था नहीं कर पाती है। दुनिया में लड़ाई हो रही है और ये खाली दूर से बैठे बैठे एक काम करती है कि शांति होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए। कहाँ शांति? तो एक काम अगर इसने किया शांति स्थापित करने के लिए, कहीं पर आकर के मीडिएशन का काम किया, कोई बता दे। लेकिन बस चिल्लाती रहती है दूर से बैठ के, शांति करनी चाहिए, शांति करनी चाहिए। हमको तो लग रहा है अमेरिका ने राजनीति करने के लिए संयुक्त राष्ट्र का निर्माण किया था, पता नहीं क्या है। ब्रिटेन क्या कह रहा है? ब्रिटेन का ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इजराइल का देखते हैं। पश्चिम एशिया के लिए यह ऐतिहासिक दिन होगा। असद सरकार का पतन ईरान के लिए बड़ा झटका है, लेकिन यह खतरों से भी भरा है। यानी कहीं ना कहीं इजराइल भी खुश है। और क्यों खुश है? क्योंकि वो जान रहा है कि यहां से ईरान की जो कमर है वो टूटी है। ठीक है, चीन का कोई मतलब नहीं है। तुर्की का देखते हैं। हम सीरिया में विद्रोही गुटों का समर्थन करते हैं। असद के शासन के अंत से सीरिया को मिले जख्म अब भर जाएंगे। यानी टर्की भी खुश है। ठीक, अब यहां पर खुश कौन कौन है? प्रसन्न है। अब यहां से हम देखते हैं प्रसन्न मुद्रा में कौन कौन है, यहीं पे देखते हैं प्रसन्न मुद्रा में यहां पर कौन कौन है। तो यहां से इनके वजह से, इन रिबेलियंस की वजह से प्रसन्न है यूएसए, प्रसन्न है टर्की और प्रसन्न है इजराइल। क्यों प्रसन्न है? क्योंकि टर्की को मैंने बताया अपना एरिया मिल जाएगा। ठीक है, और ये जो टर्किश जो थे इनको अपना हित दिखाई दे रहा है। यूएसए क्या चाहता है? यूएसए को अपना अलग हित दिख रहा है। यूएसए जानता है कि उसको ईरान को कमजोर करना है। ईरान पर सैंक्शन लगाए हैं उसने। कहीं ना कहीं वो चाहता है कि ईरान, उसको ऐसा लगता है कि ईरान का कमजोर होना, ईरान का बैठ जाना, सेंट्रल एशिया में शांति आ जाना, दोनों एक दूसरे का पूरक है। जैसे जैसे ईरान बैठता जाएगा वैसे वैसे सेंट्रल एशिया में शांति आती जाएगी, ऐसा लगता है यूएसए को। इसीलिए वो ईरान को दबाना चाहता है। ईरान को दबाने के लिए उसने क्या किया कि हिजबुल्लाह के साथ सीज फायर करा दिया। अब हिजबुल्लाह को की कमर और भी तोड़ने के लिए हथियार वगैरह जो इराक से, सीरिया से होते हुए लेबनान में जाते थे, वो अब जा नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि सीरिया में किसकी गवर्नमेंट आ जाएगी? एचएमटी की, हयात तहरीर अल शाम, एसटीएम की आ जाएगी। ठीक है, एसटीएस की आ जाएगी, हयात तहरीर अल शाम। ठीक है, एसटीएस की आ जाएगी। वो एचएमटी पुरानी घड़ी है तो उससे चीजें याद आ जाती हैं। तो एसटीएम की आ जाएगी। ठीक है, एसटीएस की आ जाएगी, हयात तहरीर अल शाम की आ जाएगी। ठीक है, तो जब हयात तहरीर अल शाम की आ जाएगी तो फिर वो कहीं ना कहीं पपेट के रूप में काम करेगी और इजराइल की बात मानेंगे। जब इजराइल की बात मानेंगे तो बॉर्डर इनके इजराइल अपनी सेना बेच करके पैक कर देगा और यहां से आने वाला हथियार लेबनान तक नहीं पहुंच पाएगा। लेबनान इधर कमजोर, गाजा को, वो पैलेस्टीन की हालत उन्होंने वैसे भी खराब कर दिया। तो कुल मिलाकर के अपने दूसरी जगह आग लगा करके इन्होंने अपने यहां की आग को शांत करने का काम किया है। किसने? इजराइल ने। ठीक है, यूएसए भी यही चाहता है कि चीजें हो। तो यूएसए और इजराइल का हित कहीं ना कहीं एक दूसरे से क्या है? कनेक्टेड है। ठीक है, आगे देखते हैं ट्रंप बाबा क्या कह रहे हैं। विदेशी ताकतों के रूप में ईरान, रूस, तुर्की और संयुक्त राज्य अमेरिका या तो सीधे तौर पर विद्रोह में शामिल है या फिर किसी अन्य गुट को सहायता पहुंचा रहे हैं। ईरान, रूस और हिजबुल्लाह सीरिया अरब गणतंत्र एवं सीरिया के सशस्त्र बलों का समर्थन करने के साथ रूस सितंबर 2015 से हवाई हमले और सैनिक कार्रवाई कर रहा है। ये उस चीज की बात कर रहा है कि जब अरब स्प्रिंग हुआ था, अरब स्प्रिंग के बाद मैंने आपको बताया था कि वहां पर रशिया और ईरान का क्या होता है कि डोमिनेंस बढ़ जाता है, वो मदद करते हैं। उस मदद से होता ये है कि ये जो गवर्नमेंट होती है असद सरकार की, ये मजबूत होती है और वो इन रेबेलियंस को दबाने का काम पूरा कर पाती है। इसमें उसके बारे में बताया गया जिसको मैं बता चुका हूं। इसके बाद सबसे बड़ी चीज है ट्रंप को देखना। और इजराइल ने स्ट्राइक अटैक किया है अभी। ठीक है, 8 दिसंबर को इजराइल ने स्ट्राइक अटैक किया। इस स्ट्राइक का क्या मतलब है इसको हम समझेंगे। और ये स्ट्राइक उसने अपने F-35 से किया है। इसको भी हम समझेंगे कि हुआ क्या है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भैया सीरिया में जो कुछ हुआ है, अपोजिट फाइटर्स का बहुत वैसा हुआ है और दमिश्क पर जो रशिया ने पूरी मदद करने की कोशिश की, लेकिन सीरिया अपने मदद नहीं कर पाया क्योंकि यूक्रेन वॉर ने उसने लगभग 6000 सोल्जर्स को पहले खो दिया था, वरना ये चीजें इतनी बढ़ती नहीं। ये क्या लग रहा है कि ट्रंप रशिया का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? कौन कह सकता है कि आने के बाद ट्रंप रशिया का सपोर्ट नहीं करेंगे?
ये यही चीज दिखा रहा है कि ट्रंप कहीं ना कहीं रशिया के फेवर में जाएंगे जब आएंगे पावर में 20 जनवरी के बाद। चिट्ठियां तैयार करके रखेंगे 15-20 और उस पर साइन करेंगे और साइन करके तुरंत फेंक देंगे। और तब साइन करने के बाद देखिएगा चीजें और कितनी बदलती हैं, चीजें और कितनी ज्यादा बदलती हैं, ये तब पता चलेगा जब ट्रंप आएंगे। इसी के साथ एक चीज और हुई है जिस पे आज मैं सोच ही रहा था। चीज ये हुई है कि जहां जहां पर अमेरिका जैसी चीजें को जानने की बात हुई है, वहां पर चीजें अजीब हुई हैं। जैसे पहले इमरान खान की बात कर ले। इमरान खान सा क्या था कि इमरान खान से भी कहा गया था कि जो ड्रोन वाली बात थी आप इसको मान लीजिए वरना आपको खत्म कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा सरकार से। पाकिस्तान में इमरान की सरकार गिर जाती है फर्स्ट राउंड। सेकंड राउंड में कुछ महीने पहले ही शेख हसीना मैडम जी को भगा दिया जाता है। शेख हसीना मैडम के पहले क्या बातें होती थी, इन्होंने कहा था कि गोरा आदमी आया था और उस गोरे आदमी ने हमसे कहा था कि आप अपना क्या करिए कि ये द्वीप दे दीजिए, इस द्वीप को दे दीजिए, मैं इसमें क्या होगा, कहते हैं इस्लाम धर्म का प्रसार करूंगा और इसको डेवलप करूंगा। ठीक है, ये नहीं मानी और इनको यहां से हटा दिया गया। और फिर बात आई असद गवर्नमेंट की, नंबर 3। तीनों में एक चीज दिख रही है। इमरान खान को थोड़ा सा हटा दें तो बाकी दोनों में, क्योंकि पाकिस्तान में भाग कर जाएंगे कहां, तो दोस्त भी नहीं बना रखे हैं। तो शेख हसीना और असद, इन दोनों ने क्या किया है कि अपने देश छोड़ करके भाग गए। एक जैसी चीजें नहीं दिख रही हैं। और रेबेलियन ग्रुप यहां पर आ जाता है असद के समय में भी, और रेबेलियन ग्रुप आ जाता है शेख हसीना के समय में भी। रेबेलियन ग्रुप के द्वारा क्या होता है कि दोनों ही देशों को चलाया जा रहा है। और फिर अपने यहां पर तो मोहम्मद यूसुफ आते हैं, अब देखना है असद के समय में क्या आएंगे। क्या असद के समय में मोहम्मद जलाली ये आते हैं कि नहीं आते हैं? अगर इनके समय में कठपुतली के रूप में मोहम्मद जलाली बैठ जाते हैं तो समझ लीजिए यही जयचंद है। ठीक है, यही जयचंद है। अब देखना है कि इसमें होता क्या क्या चीजें हैं। अब आगे ये जियोपॉलिटिक्स को किस तरीके से क्या आएगा। अभी तो पूरी तरीके से असद छोड़ के जा चुके हैं, असद सरकार खत्म हो चुकी है। ठीक है, और यहां पर रेबेलियन ग्रुप जो दमिश्क पर पूरी तरीके से कब्जा कर चुका है। और यहां से सीरिया में क्या हुआ है, रेबेलियन ग्रुप ने अपना पूरा शासन स्थापित कर लिया है। और जैसे ही रेबेलियन ग्रुप ने यहां पर अपना शासन स्थापित किया था, अपना शासन कब स्थापित किया था इस रेबेलियन ग्रुप ने, 8 दिसंबर को। ठीक है, और राष्ट्रपति देश छोड़ करके कहां भाग जाते हैं, बशर अल असद रशिया भाग जाते हैं। और स्ट्राइक कब करता है, करेक्ट 8 दिसंबर को। कहां होती है, तो ये सारी जो इंपॉर्टेंट चीज थी, ये इनका मिलिट्री एयरपोर्ट है, दमिश्क के आसपास ही करती हैं। एक इनका कह सकते हैं कि केमिकल बेस था जहां पर केमिकल इनके हथियार रखे जाते हैं। इसके अलावा 2 एयर बेस पर अटैक होते हैं, लगभग 5 जगह पर अटैक होते हैं। ये 5 जगह ऐसी थी जहां पर कह सकते हैं या तो हथियार मिलता है या तो इनका एयर बेस था। तो कुल मिलाकर के इस सीरिया को शांत करने के लिए, और इसके लिए उन्होंने किया क्या, सबसे पहले एक बफर जोन था। कहां पर था, तो इजराइल में यहां पर जो गोलन हाइट है, यहां पर एक बफर जोन था जहां पर ये जा नहीं सकते थे इजराइल। ठीक है, एक कॉन्टैक्ट हुआ था। 8 तारीख को ये छोड़कर चले जाते हैं, फिर एक सेना जाकर के गोलन हाइट के ऊपर खड़ी हो जाती है। और गोलन हाइट से इजराइल के बीच की दूरी ज्यादा नहीं है, लगभग 65 किलोमीटर के आसपास है, अर्थात 1 घंटे में ये पहुंच सकते थे। अगर कोई भी नौटंकी होती, कोई भी चीज होती, तो ये तुरंत पहुंच जाते और वहां पर उसको क्या करते, नियंत्रित कर लेते। उसके बाद इन्होंने पीछे से F-35 भेजते हैं और उसके बाद दमिश्क पर क्या करते हैं, अटैक करवाते हैं। और इसको एक तरीके से कह सकते हैं सैन्य रूप से कमजोर कर सकते हैं, क्योंकि जब ये सैन्य रूप से कमजोर होगी तो यहां का जो रेबेलियन ग्रुप होगा उसको कहीं ना कहीं किसकी जरूरत होगी, पड़ोसी देश इजराइल की जरूरत होगी और टर्की की जरूरत होगी। ठीक है, और इन दोनों के पास हथियार, क्योंकि टर्की मुझे लग रहा है कि कठपुतली है, क्योंकि टर्की के पास उतनी हथियार, उतनी चीजें नहीं है। इसको टर्की को सपोर्ट कर रहा है यूएसए, और टर्की को फ्रंट में रख करके खेल रहा है मुझे लग रहा है यूएसए। और वो सीरिया में क्या कर रहा है, इस प्रकार के सिविल वॉर को पैदा कर रहा है जिससे ईरान कमजोर होगा और यहां पर शांति स्थापित हो सकेगी। क्योंकि ईरान के कमजोर होने के बाद ये लेबनान और जो पैलेस्टीन जैसी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं शांत हो जाएंगी। तो ये सारी चीजें देखें पूरे हमने इजराइल सिविल वॉर में, और उम्मीद करता हूं कि पूरा टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। हुआ क्या है, चल क्या रहा है, एक्चुअली पीछे में क्या है। ठीक है, और इसकी शुरुआत 2011 में कहां से हुई थी,
इसके बारे में एक बार देखिएगा, और हो सके तो इजराइल के जितने बॉर्डर हो सके, नहीं इजराइल के बॉर्डर्स तो हमेशा तैयार कर लीजिएगा, और इस पर एक आंसर भी नोट कर लीजिएगा कि इजराइल कॉन्फ्लिक्ट, और पूरी चीजें लिख लीजिएगा जिससे आपको पूरी तरीके से याद हो जाएगी। ठीक है, तो इसी तरीके के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हम आपके सामने लाते रहेंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकन दबाइए, जिससे हम कोई भी आर्टिकल, कोई भी चीज लाते हैं तो वो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले टॉपिक पे जो हम हिस्ट्री वगैरह का डालेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता पे। थैंक यू वेरी मच।